वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम करने वाले हैं OSI लेयर्स पार्ट 2। पिछले बार के लेक्चर मैंने आपको शुरू की 3 लेयर्स करवाई थी, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। आज हम करने वाले हैं उसके नेक्स्ट 2 लेयर्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, और कुछ कॉमन जो प्रोटोकॉल्स हैं और टास्क हैं जो कि इन लेयर के साथ एसोसिएटेड है, इनको हम देखेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर से। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। अगर आप देखोगे चौथे नंबर की जो आपके पास लेयर है, और ये लेयर आपके पास वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो जनरली आपके नेटवर्क की क्वालिटी से एसोसिएटेड रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का, ये क्या है? ये आपके सेशन लेयर से डाटा को एक्सेप्ट करती है। ये आपका सेशन लेयर है, तो सेशन लेयर से डाटा को एक्सेप्ट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर उसको छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उन पैकेट्स को डिलीवरी के लिए ये नीचे वाली लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर पे भेज देती है। कुछ कॉमन जो आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं वो आपके पास है TCP, SPX, NetBIOS, ATP एंड NW-Link। ये सब के सब जो है टेक्निकली इतने ज़्यादा कॉमन प्रोटोकॉल्स नहीं है, स्पेशली रिलेटेड टू डिवाइसेस। तो अगर आप देखोगे जो आपके पास नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो आपके पास क्या क्या रहती हैं इस लेयर से रिलेटेड। आपके पास ब्रॉडकास्ट राउटर्स हैं, गेटवेज हैं, और आपके पास केबल टेस्टिंग वर्क है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से एसोसिएटेड रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपके पास है ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो आपके पास है होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का। और जनरली आप देखोगे कि ये आपको 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज के लिए। सबसे पहला आपके पास है कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, डाटा स्ट्रीम्स, रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें से आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका टास्क रहता है वो ये रहता है रिलायबिलिटी का। और फ्लो कंट्रोल जो है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर अचीव करता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर। तो मैं थोड़ी सी सर्विसेज जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड करता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपके पास है कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। आप देखोगे हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में 2 तरीके की कम्युनिकेशन रहती है। पहली जो आपके पास कम्युनिकेशन है हम उसको कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, और दूसरे आपके पास है उसे हम कहते हैं कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन। तो ये जो दो आपके पास जो कम्युनिकेशन मोड्स हैं इनमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है इसमें इस बात पे एम्फोसिस किया जाता है कि जो कनेक्शन है वो आपकी रिसीविंग पार्टी ने रिसीव कर लिया है या नहीं कर लिया है, और वो जो भी कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं उससे रिलेटेड वो डिप्लॉय करती है। और जहाँ तक कनेक्शन लेस का बात, कनेक्शन लेस आपके पास कनेक्शंस की बात है, और यहाँ पे आपके पास जो डिलीवरी है पैकेट्स की वो बेसिकली एज्यूम नहीं की जाती कि जो दूसरा होस्ट है वो उसको रिसीव कर भी रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं UDP, यानी कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आपने याद रखना है कि अगर आपको कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन चाहिए तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ TCP। और अगर आपने कनेक्शन लेस आपने कम्युनिकेशन फॉरवर्ड करनी है तो उसके लिए आपके पास जो डाटाग्राम्स हैं वो आपके पास रहते हैं UDP। तो ये दोनों बेसिकली कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड आपके पास जो टास्क है वो है कम्युनिकेशन को ऑर्डर करना। क्योंकि जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क में पैकेट्स को भेजेंगे, ये जनरली गारंटेड नहीं रहता है कि आपके पैकेट जो है उसी ऑर्डर में आपके दूसरी पार्टी को रिसीव होंगे। लेकिन आप चाहते हो कि ये पैकेट जो हैं दूसरे दूसरे पार्टी के पास उसी ऑर्डर में पहुंचे ताकि आप उसको सही वे में असेंबल कर सको। तो ये आपके पास जो लेयर है ये इस चीज़ को करती है। वो सीधे सीधे हर पैकेट पे एक सेगमेंट नंबर प्रोवाइड करती है, और ये सेगमेंट नंबर जो है ये आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है कि कौन सा पैकेट जो है वो कितने नंबर पे था कम्युनिकेशन के। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये सेशन लेयर से आपके पास डाटा आ रहा है, ये छोटे छोटे आपके पास पैकेट बनाए जा रहे हैं, और हर पैकेट के ऊपर एक सीक्वेंसिंग नंबर जो है वो लगा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसको आप 1 नंबर दे सकते हैं, इसको आप 2 नंबर दे सकते हैं, इसको 3 नंबर दे सकते हैं। फिर आप उसको कंप्यूटर नेटवर्क में भेजते हो। कंप्यूटर नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन है वो किसी भी ऑर्डर में अराइव हो सकती है, पर जब आपके पास दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड होगी, मान लेते हैं इस ऑर्डर में पहुंची थी, तो ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि हर पैकेट को उसकी प्रॉपर जगह पे सीक्वेंस करना। तो ये जो सीक्वेंसिंग है ये कौन कर रहा है? ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है।
थर्ड आपके पास है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आपके पास नेटवर्क कंजेशन को कंट्रोल करना और जो भी एरर हो रहे हैं उनको रेक्टिफाई करना। जनरली आप देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को हम वैसे भी एक रिलायबल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मानते हैं, तो कई पैकेट जो हैं कंप्यूटर नेटवर्क में गुम हो सकते हैं। आपका जो पैकेट है वो विद इन अ नेटवर्क जो है गायब भी हो सकता है। तो जनरली हम करते हैं क्या है, रिलायबिलिटी के लिए थोड़े से जो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में उनको यूज़ करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास एरर डिटेक्शन कोड्स। और एरर डिटेक्शन कोड क्या करता है, ये आपके हर पैकेट के साथ एक चेकसम अटैच करता है और ये चेकसम जो है ये इस चीज़ को चेक करता है कि जो आपका पैकेट है वो करप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आपके पास पैकेट जो है रिसीव कर लिया गया है तो वो उसकी एक एक्नॉलेजमेंट भी भेजता है, और अगर नहीं मिला तो उसके लिए एक नॉट एक्नॉलेज मैसेज भी भेजता है सेंडर के लिए। तो जनरली आप देखेंगे कि जब आप कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो एक्नॉलेजमेंट जो पैकेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपके पास होस्ट ए है जो होस्ट बी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो जब वो पहला पैकेट भेजता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा होस्ट जो है वो उसको एक्नॉलेज करेगा कि मुझे ये वाला जो पैकेट है वो मिल गया है। अगर किसी वजह से ये पैकेट जो है लॉस हो जाता है और आपके होस्ट के पास ये वापस नहीं मिलता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करता है और उस वेट करने के बाद वो ये अज्यूम कर लेता है कि ये पैकेट जो है शायद होस्ट बी तक नहीं पहुंचा था, और वो फिर से इस पैकेट को ट्राई कर सकता है। और ये ट्राई जो है आपके पास जो है होस्ट एक करता रहता है जब तक कि उसको एक प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जो है रिसीव नहीं हो जाती है। जनरली आप देखोगे कि ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे आपको ये डिटेक्ट करना है कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा काम है, ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है। तो कनेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करें कि कलेक्शन जो है वो क्लोज कर दिया गया था, यानी कि आपका पैकेट जो है दूसरी तरफ मिल गया था, हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली हम इस चीज़ को डिटरमाइन बिल्कुल नहीं कर सकते, और ये चीज़ जो है हम एक बड़ी ही क्लासिकल प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं टू आर्मी प्रॉब्लम, उससे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए कि अगर आपके पास दो होस्ट हैं, होस्ट ए और बी, और ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये 100% बताना कि दूसरे होस्ट ने आपका पैकेट रिसीव कर लिया है, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये समझाने के लिए टू आर्मी प्रॉब्लम को देखते हैं। तो ये आपके पास टू आर्मी प्रॉब्लम है। तो टू आर्मी प्रॉब्लम में आपके पास क्या है, दो आर्मी ग्रुप्स हैं। एक आपके पास व्हाइट आर्मी है, ये आपके पास व्हाइट आर्मी है इधर, और एक आपके पास ब्लू आर्मी है। और ब्लू आर्मी के आप देख सकते हो कि दो प्लेटून जो है वो अवेलेबल है। अब जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से शुरू की जाती है कि दो जो ब्लू आर्मी के प्लेटून्स हैं वो एक क्लिफ में दोनों साइड पे हैं अवेलेबल, और वाइट आर्मी जो है बिल्कुल बीच में बैठी हुई है। अब आप देखोगे कि इस वाइट आर्मी के पास 3 सोल्जर्स हैं, और जो ब्लू आर्मी के प्लेटून थे उनके पास सिर्फ दो और दो सोल्जर्स जो हैं अवेलेबल है। अगर कोई भी पार्टी जो है अटैक करने की कोशिश करती है ब्लू पार्टी, तो वो हार जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो आपके पास सोल्जर हैं और उनके पास 3 सोल्जर्स हैं। वैसे ही दूसरी जो प्लेटून है अगर वो कोशिश करती है तो ये भी हार जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 सोल्जर्स हैं और यहाँ पे 3 सोल्जर्स हैं। तो एक्चुअली में इनके पास सिर्फ एक ही मौका है, वो ये मौका है कि दोनों की दोनों आर्मी जो है एक साथ जो है अटैक करे, तब कहीं जाके ये इस वाइट आर्मी को बेसिकली डिफीट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कम्युनिकेशन कैसे की जाए और उसको सिंक्रोनाइज कैसे किया जाए कि दोनों की दोनों आर्मी जो है एक साथ इस वाइट आर्मी के ऊपर अटैक कर लें। तो वो क्या करते हैं, वो एक मैसेज भेजेंगे आपके ब्लू आर्मी से दूसरे वाली ब्लू आर्मी के प्लेटून को। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपको मैसेज भेजता है कि हम नेक्स्ट डे जो है अटैक करने वाले हैं। अब ये चाहते हैं कि दूसरी तरफ की पार्टी जो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर ले कि पहली वाली जो प्लेटून है उसने अटैक करना डिसाइड कर लिया है। मान लेते हैं कि वो एक्नॉलेजमेंट इनको भेजी जानी है। अब एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए किसी सोल्जर को जाना पड़ेगा जो कि यहाँ से होके ही जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लेते वो सोल्जर पकड़ा गया, तो ये आर्मी ये नहीं जानती कि उनका जो मैसेज था वो इस दूसरे वाले प्लेटून को मिला है या नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपका कोई मैसेज गया भी है तो इस बात की कंफर्मेशन कि दूसरी पार्टी ने उसको रिसीव कर लिया है, ये मुश्किल है। अब मान लेते हैं कि वो जो आपके पास मैसेंजर है वो किसी तरीके से पहले मैसेज को पढ़ के वापस पहुंच जाता है
और ये आर्मी जो है रेडी हो जाती है कि ठीक है, हमारा मैसेज जो है दूसरी आर्मी को मिल गया है, तो अब आप जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो आपके पास मैसेंजर है वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो वापस यहाँ तक नहीं पहुँचा तो सेकंड आर्मी को लगेगा कि हमारी एक्नॉलेजमेंट जो है फर्स्ट आर्मी तक पहुँची ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये एक नेवर एंडिंग सिचुएशन है। कोई भी जो प्लेटून है वो कंफर्म नहीं कर सकती कि कौन सी कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट कर ली गई थी, और इस वे में दोनों आर्मी जो है एक दूसरे का वेट कर सकती हैं और शायद वो कभी अटैक करेंगी ही नहीं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि टू आर्मी प्रॉब्लम में कोई भी ऐसी प्रोटोकॉल एग्जिस्ट नहीं करती है जो एक्चुअली में वर्क करती है। तो आप सोच सकते हो कि दोनों आर्मीज का एक साथ अटैक करना एक रिलायबल वे में पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरीके से हम जनरली क्या करते हैं कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो तो ये डिटरमाइन करना कि दूसरे होस्ट को एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, ये पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि आपके पास दो जो डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं या फिर आपके पास होस्ट है, ये आपस में नेगोशिएट करते हैं स्पीड के लिए। आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहाँ पे एक बहुत फास्ट डाटा सेंड करने वाला है और दूसरी तरफ जो रिसीव करने वाला है वो इतनी जल्दी उसको रिसीव नहीं कर सकता है। तो जनरली अगर आपके पास कोई फास्ट सेंड करने वाला है और वो बहुत तेज़ी से डाटा को भेज रहा है और रिसीविंग वाला जो है स्लो है, ऐसी स्थिति में आपके पास जो है आपका डाटा जो है लॉस हो सकता है। तो जनरली आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे वो बेसिकली नेगोशिएट कर सकते हैं कि किस रेट पे डाटा को भेजा जाना है। तो ये फ्लो कंट्रोल कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। फिर आपके पास है क्यूओएस। क्यूओएस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ये बेसिकली आपको वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप कुछ पैकेट्स को दूसरे पैकेट से पहले भेज सकते हैं, यानी कि उनको कुछ हाई प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो आप सोचोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है और ऐसा आप क्यों करना चाहोगे? कुछ एक एप्लीकेशन में जो आपके पास पैकेट्स है वो शायद हाई प्रायोरिटी पे रहते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जहाँ आप चाहेंगे कि वीडियो का डाटा जो है वो सबसे आगे भेजा जाए रादर देन दूसरे डाटा से। वॉइस डाटा आपके पास है, वोल्टी कम्युनिकेशन है। तो आप देखोगे कि क्वालिटी ऑफ सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास दो तरह के फ़ोन हुआ करते थे, अगर आपको याद हो आज से थोड़े वक्त पहले, तो आपके पास दो तरीके के फ़ोन होते थे। एक आपके पास रहता था वोल्टी फ़ोन जिसमें वॉइस ओवर एलटीई ट्रांसमिशन होती थी, और दूसरे आपके पास होते थे नॉन वोल्टी फ़ोन। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो यही था कि वोल्टी जो है वो एक्चुअली में क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, और जियो 4G वॉइस जो था आपके पास जो सॉफ्टवेयर से कॉलिंग रहती थी वो एक्चुअली में क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड नहीं करता था। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस था। और मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर रहती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। कंजेशन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंजेशन कंट्रोल का मतलब है अगर आपके पास कोई पैकेट क्रिएट किए जा रहे हैं तो ऐसे स्ट्रेटजीज़ को डिप्लॉय करना जहां पे आपके जो पैकेट्स का फ्लो है उनको आप कंट्रोल कर सको। आप चाहेंगे कि जितने भी आपके पास नोड्स हैं वो कुछ इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें कि आपके पास जो पैकेट्स हैं उनका लॉस जो है वो सबसे कम हो। तो ऐसी सिचुएशंस जो है हम कैसे कंट्रोल करते हैं? यूजिंग सम टेक्निक्स जिनको हम कहते हैं कंजेशन कंट्रोल। तो ये आपके पास फीचर्स थे ट्रांसपोर्ट लेयर के। मैंने आपको कुछ बेसिक से फंक्शन बताए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के। इससे नेक्स्ट आपके पास है नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर है तो इसके भी मैं कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो नेटवर्क लेयर जो आपके पास ये बॉटम से थर्ड लेयर है आपके पास, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है पैकेट्स को फॉरवर्ड करना और राउटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक बार जब आपके पास पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर से आपको मिल जाते हैं फिर इनके ऊपर वो नेटवर्किंग एड्रेस लगाए जाते हैं जिससे ये ट्रैवल करते हैं थ्रू आउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये आपके पास जो कंप्यूटर नेटवर्क लेयर है ये आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर से ये डाटा रिसीव करती है और उसको नेटवर्क एड्रेस अटैच करके इससे नीचे वाली लेयर यानी कि डाटा लिंक लेयर को पास ऑन कर देती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास नेटवर्क लेयर के फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास ट्रांसफर प्रोवाइड करना आपके पास एक सोर्स से दूसरी सोर्स की तरफ यानी कि डेस्टिनेशन की तरफ, और सर्विसेज प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्ट लेयर को, और जो आपके पास डाटा है उसको डाटा लिंक लेयर के लिए सेंड करना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न्स है वो आपके पास है लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि आईपी एड्रेसिंग, और आपके पास पैकेट राउटिंग। तो इसको देखते हैं ये कैसे होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ नेटवर्क
लेयर्स, सबसे पहला आपके पास है होस्ट एड्रेसिंग। जितने भी होस्ट आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे हैं उन सब का एक यूनिक एड्रेस होना ज़रूरी है, और ये यूनिक एड्रेस डिटरमाइन करता है कि कौन सा होस्ट एक्चुअली में कहाँ पे है। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं, उसके लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हम आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग के दो वर्जन हैं जो अवेलेबल हैं। पहला वर्जन है आईपी वर्जन 4 और दूसरा है आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 जो है ये आपके पास 32 बिट का एड्रेसिंग सिस्टम है, और आईपी वर्जन 6 जो है 128 बिट का जो एड्रेसिंग सिस्टम है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 32 बिट और 128 बिट में आपने ऐसा नहीं सोचना है कि जो आपके पास इनके बीच में जो गैप है वो सिर्फ 4 टाइम्स है, ऐसा नहीं सोचना आपने। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जब आप बिट्स की बात कर रहे हैं तो जब आप 32 बिट से शुरू होकर 33 बिट में जाते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ एड्रेसेस हैं वो डबल हो रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि जब आप 32 बिट से 128 बिट पहुंचेंगे तो एड्रेसेस कितने रहेंगे। तो आप सोच सकते हो ये आपके पास नंबर दिया गया है, ये आपके पास नंबर ऑफ़ एड्रेसेस हैं जो आईपी वर्जन 4 सपोर्ट करता है, और ये आपके पास नंबर ऑफ़ एड्रेसेस हैं जो आईपी वर्जन 6 सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हो कि एक बहुत ह्यूज जो है आपके पास एड्रेस एडवांटेज है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें दो दो स्कीम की ज़रूरत है क्यों। तो उसका रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब सबसे पहली बार आपके पास होस्ट एड्रेसिंग की स्कीम शुरू हुई थी तो उस वक्त इतने ज़्यादा कंप्यूटर थे नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं थे। तो 32 बिट जो थे उस वक्त लगा कि ये 32 बिट काफ़ी होंगे, क्योंकि आप सोच सकते हो कि 4 बिलियन डिवाइसेस के लिए आईपी वर्जन 4 काफ़ी था। तो जिस वक्त पूरे आप बोल सकते हो वर्ल्ड में इतने कंप्यूटर नहीं थे, उनको लगा कि शायद आईपी वर्जन 4 काफ़ी रहेगा और शायद हमें इतनी डिवाइसेस कभी होंगी ही नहीं हमारे पास। लेकिन रियलिटी ये है कि आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, स्पेशली जब से मोबाइल आ गए हैं आजकल। हर इंसान के पास मोबाइल है। तो ये एड्रेसेस जो थे ये बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो आपको एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, तो इन्होंने इम्प्रूव कैसे किया, उन्होंने ये जो एड्रेस है उसका साइज़ बढ़ा दिया, 6 गुना कर दिया एड्रेस का साइज़। 6 गुना करने से जो कैपेसिटी है आपके पास इस वक्त आईपी वर्जन 6 की वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा बोलते हैं कि आईपी वर्जन 6 में इतने ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं जिसमें आप यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट को एक आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो दैट मीन्स कि आपके पास आईपी वर्जन 6 में बेसिकली एंडलेस करंटली जो आईपी एड्रेसेस हैं वो इस टाइम पॉसिबल हैं। तो आपने याद रखना है आप एकदम कि आपके जो 32 बिट के एड्रेसेस हैं उनको हम कैसे लिखते थे, उनको हम 8-8 के 4 ग्रुप्स में कन्वर्ट करते थे। ये 8-8 के 4 ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये आप जो देख रहे हो 192, 149, 252, 76, ये हैं आपके पास 8 बिट के, 8 बिट के कितने हैं आपके पास है 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट हैं। तो याद रखना है अपने 8-8 बिट के 4 है तो टोटल 32 बिट का नंबर है। अगर आपने आईपी वर्जन 6 की बात करनी होगी तो बेसिकली क्या है, ये भी डबल हो रहा है जो 8 बिट है, और ये भी डबल हो रहा है। तो आपके पास बन जाएगा 16-16 बिट के 8 स्पेसिस बन जाएंगे। तो वो आपके पास रहेंगे कितना आईपी वर्जन 6 में। तो ये आपके पास देख सकते हो एक बिट यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 आपके पास गैप्स हैं और 16-16 बिट के ये टोटल हैं। तो ये दो फर्क है आपके पास आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में। मैसेज फॉरवर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट काम है नेटवर्क लेयर का। तो इसका मतलब है कि जितने भी आपके पास पैकेट्स है उसको कंप्यूटर नेटवर्क में भेजा जाता है। जनरली कंप्यूटर के नेटवर्क जो है पार्टीशन किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब ग्रुप्स में। तो किस तरीके से आपका जो पैकेट है वो एक नेटवर्क सब ग्रुप से दूसरे में जाता है, ये सारे के सारे जो आपके पास मैकेनिज्म है ये आपके प्रोवाइड करती है नेटवर्क लेयर में। तो इसकी मैं एग्जैक्ट डिटेल आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल है। जस्ट आपको ये समझना है कि जो आपके पास नेटवर्क लेयर है वो राउटिंग का काम जो है परफॉर्म करती है। और राउटिंग का मतलब है एक पैकेट जो ओरिजिनेट होता है किसी भी कंप्यूटर से, वो आपके किस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रैवल करता हुआ दूसरे वाले डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में आपके पास मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं, और ये जो मल्टीपल पाथ्स हैं ये आपके पैकेट्स को ट्रैवर्स करा सकते हैं पूरे पूरे नेटवर्क में जहाँ मर्जी से।
तो कौन सा पाथ चूज़ करना है, ये डिसीजन कैसे लेना है, ये आपका करता है नेटवर्क लेयर। जनरली नेटवर्क लेयर क्या करता है, वो आपके लिए वो राउट चूज़ करता है जो सबसे एफिशिएंट होता है। या अगर आपके पास कोई नेटवर्क जो है वो डाउन चल रहा है, तो वो वाले आपके पास कम्युनिकेशन लाइंस चूज़ करता है जहाँ से आपका नेटवर्क जो पैकेट है वो ट्रैवल कर सकता है। तो ये आपके पास राउटिंग है। राउटिंग मैं आपको एक लास्ट लेक्चर में ज़रूर करवाऊंगा, जो एल्गोरिदम है राउटिंग के, ताकि आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म पता लग सके कि राउटिंग कैसे परफॉर्म होती है। तो ये मैं आपको कुछ बेसिक फंक्शन बता दिए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के और नेटवर्क लेयर के। आई होप कि आपको ये जो दोनों लेयर के फंक्शंस पता लगे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।